जंक्शन में आपका स्वागत है और हम आज बात करेंगे बीएनएसएस के चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं तो हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं। सबसे पहले हमने 1 से लेके 5 तक चैप्टर्स कवर किए थे, ठीक है ना। 1 से लेके 5 तक चैप्टर्स कवर किए थे, जिसका कि एक वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है। जिन्होंने उसको लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, उनका थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं देखा है उनको कहूंगी कि भाई वो लोग जाकर उस वीडियो को देखें, ठीक है। और अब हम इसके बाद जब हमने बात करी तो हम आ चुके हैं 6 से लेके 10 तक वाली लाइन के वीडियोस पर, ठीक है, जिसमें हमने 6 नंबर का चैप्टर डन कर लिया है। तो आज जिस चैप्टर की बात करेंगे वो बात करेंगे हम चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 किस बारे में बात करता है? चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, यानी कि प्रोसेस टू कंपेल द प्रोड्यूसिंग ऑफ थिंग्स। यहाँ पे क्या की जा रही है? चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? ऑर्डर वगैरह दिया जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर करेगा? 94 से 110 तक। 94 से 110 तक ये चैप्टर कवर करेगा। और ये वही चैप्टर है जो हमारी सीआरपीसी थी 1973 की, उसमें भी चैप्टर 7 ही हुआ करता था। सीआरपीसी 1973 जिसकी जगह पे आई है हमारी बीएनएसएस, उसमें भी जो चैप्टर था चीजें पेश करने के संबंध में, वो चैप्टर 7 ही था। लेकिन कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर कर रहा था? 91 से 105 तक, ठीक है। सेक्शंस अलग हो गए हैं पर चैप्टर वही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें चैप्टर 7 की। तो चैप्टर 7 जैसे कि किसके संबंध में है? चीजें पेश करने को विवश करने के संबंध में। कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है? 94 से 110। हम जब भी क्या करते हैं, किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं तो इसमें निकल के आते हैं 4 पॉइंट, ए बी सी और डी। ए क्या बात कर रहा है? पेश करने के लिए समन की बात की जा रही है यहाँ पे। और फिर जब बात की जा रही है तो तलाशी वारंट आ जाता है, जो 96 से 101 तक कंप्लीट होएगा। समन के संबंध में था, पेश करने के संबंध में 94 और 95। 96 से 101 किस संबंध में बात कर रहा है? तलाशी वारंट के संबंध में। और तलाशी के संबंध में जो जनरल प्रोविजंस आएंगे, साधारण उपबंध आएंगे, वो आ जाएंगे 102 से लेके 104 तक। बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट की, जो होता है मिसक्लेनियस। जहां कहीं कुछ नहीं होगा वो मिसक्लेनियस में आ जाएगा, मतलब जो कुछ बचा हुआ होता है और लगता है कि भाई इसको शामिल होना चाहिए, तो उसको हम दे देते हैं मिसक्लेनियस प्रोविजंस के अंदर। कहां से कहां तक आता है? 105 से लेके 110 तक, ठीक है। बात करते हैं आज का जो ये लेक्चर है, ये हमारा है पार्ट 1। पार्ट 1 क्यों है? क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दो पार्ट्स है ना, ए और बी, इसी को कवर करेंगे। और जो बाकी के दो पार्ट हैं, इनके लिए हम लेके आएंगे पार्ट 2। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 और ये हो गया हमारा पार्ट 2। ऐसे पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है मैम? पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होता हुआ चलता है कि अच्छा, हमने इन दोनों पार्ट्स में ये पढ़ा है और हमको रिवीजन करने में भी इसकी काफी मदद मिलती है। तो चलिए बात करते हैं इसके पार्ट 1 की, और उसके सबसे पहले पेश करने के संबंध में, जो सेक्शन 94 और 95 की बात करता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें 3 चीजें निकल के आएगी, यानी कि इसमें 3 क्लोजेस दे रखे हैं अंदर। तो दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन टू प्रोड्यूस, टू डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो क्या होता है इसके अंतर्गत कि भाई ये जो प्रोविजंस होता है, क्या वो अभियुक्त पर लागू होता है? यहाँ का जो प्रोविजन होता है वो अभियुक्त पर लागू नहीं होता, ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जिसको कि पेश करने के लिए, कौन सी चीजें पेश करने के लिए? जो वस्तु उसके पास है उसको पेश करने के लिए सम्मन जारी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है? रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है। रिटर्न ऑर्डर किस संबंध में? वस्तु पेश करने के संबंध में यहाँ पे रिटर्न ऑर्डर जारी किया जाता है। तो बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। तो जो न्यायालय होता है, यानी कि हमारा कोर्ट होता है, या फिर पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है, वो क्या करता है? अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, या फिर जांच यानी कि इंक्वायरी, और अन्य कार्रवाई यानी कि अदर प्रोसीडिंग्स के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करने के लिए, या किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, पेश करने के लिए, अगर उसको आवश्यक है, ऐसा लगता है, तो न्यायालय क्या करेगा? एक सम्मन या लिखित आदेश
एक जो सम्मन होगा या रिटर्न जो ऑर्डर होगा वो किस व्यक्ति को देगा? जिसके कब्जे में कोई चीज है। ये एक व्यक्ति है, इसके कब्जे में कोई चीज है और न्यायालय को लगता है कि भाई इस चीज को कोर्ट में पेश होना जरूरी है, तो इसको क्या करेगा? एक सम्मन देगा या फिर एक रिटर्न ऑर्डर देगा। रिटर्न ऑर्डर देके कहेगा कि भाई जो चीज तुम्हारे कब्जे में है, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये इसके कब्जे में है, तो कहेगा इस चीज को कोर्ट में पेश करो। ऐसा कहते हुए ये सम्मन जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है कि जो उल्लेखित समय है, मतलब जो भी समय वो देगा, मान लीजिए कहता है कोर्ट में 10 बजे पेश हो जाओ, तो 10 बजे। और जो कोर्ट की जगह होगी जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आती होगी, कहेगा भाई इस कोर्ट में आ जाओ। फिर वहां पर आके वो जो चीज वगैरह होती है उसको प्रोड्यूस करो और पेश हो जाओ तुम, मतलब पेश होके, हाजिर होके उस चीज को तुम पेश कर दो, ये कहा गया है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन दस्तावेज या चीज पेश करनी है, मतलब कि कोई व्यक्ति है जिसको इस सेक्शन के अंतर्गत, जो कि हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 94। 94 में उसको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करने के लिए, कोई चीज पेश करने के लिए कहा है, और वो क्या करता है? स्वयं हाजिर होने की जगह, मतलब वो खुद प्रेजेंट नहीं होता, इसको कहा कि भाई तुम पेश हो, समन वगैरह के जरिए पेश हो और चीज को प्रोड्यूस करो। ये खुद नहीं आ पाता, मान लीजिए बीमार हो गया, ये अपने किसी संरक्षक को भेज देता है, या किसी बच्चे बच्चे को, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, अपने बेटे को भेज देता है कि भाई तुम जाओ और ये चीज पेश कर दो, या अपने वकील के माध्यम से पेश करा देता है। तो ये माना जाएगा कि उसने ऑर्डर का पालन कर दिया है, मतलब इसने आदेश का पालन कर दिया है, फॉलो कर लिए उसने सारे रूल्स वगैरह। फिर ये बोल रहा है, ये जो सेक्शन होता है इसकी जो बात होती है वो इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब हमारा क्या हो चुका है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है ना? ये इंडियन एविडेंस एक्ट तो 1872 का है। यहाँ पे हम बात करें बीएसए की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, जिसका जो सेक्शन 129 और 130 है, जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो वाले प्रोविजंस, और जो बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम होता है 1891 का, उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ये चीज पूछ ली जाती है कि कौन सी चीज पर लागू नहीं हो रहा है। ठीक है? और इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में पत्र वगैरह होते हैं, पोस्ट कार्ड वगैरह होते हैं, तार या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, उनको ये सेक्शन लागू नहीं होगा। इसका मतलब कहाँ पे लागू होगा और कहाँ पे लागू नहीं होगा ये बता दिया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत। बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की। सेक्शन 95 क्या बोल रहा है? पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम और जो पत्र वगैरह होते हैं, लेटर वगैरह होते हैं, उनके संबंध में क्या प्रोसेस फॉलो होगा? तो यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या हमारे सेशन कोर्ट को, या हाई कोर्ट को, इनकी राय में किसी डाक प्राधिकारी जो होता है, मतलब जो डाक का जो ऑथराइज्ड अधिकारी वगैरह होता है, ऑफिसर वगैरह जो होता है, उसकी जो अभिरक्षा में होती है, मतलब उसके पास कोई दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, या कोई पार्सल है, या कोई थिंग है यानी कि चीज है, तो बीएनएसएस के अधीन किसी अन्वेषण, जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए, मतलब किसी ट्रायल, इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह या अदर प्रोसीडिंग्स के लिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मजिस्ट्रेट जो होगा, जो कोर्ट वगैरह जो होगा, वो कहेगा जाके डाक या तार प्राधिकारी को, ऐसा ऑर्डर देगा कि वो चीज या पार्सल उस व्यक्ति को दे दे जिसका कि वो है। ठीक है? किस व्यक्ति को? जिसको कि भाई जो कोर्ट या फिर जो हमारा मजिस्ट्रेट कहेगा उसको दे दे। कोर्ट चाहता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट और चीज वगैरह जो भी है मेरे पास आ जाए, तो वो क्या करता है? एक व्यक्ति को कहता है कि तुम जाके डाक प्राधिकारी से ले लो। पर डाक प्राधिकारी को भी तो बताना पड़ेगा ना मजिस्ट्रेट को कि भाई तुमको इसी व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट वगैरह देना है, तो वो उस व्यक्ति को कहेगा, जिस व्यक्ति को कोर्ट कहेगा उसी को डाक प्राधिकारी देगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। वो बोल रहा है मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में, जो मजिस्ट्रेट होता है और जो डीएसपी वगैरह होता है, पुलिस कमिश्नर वगैरह होता है, उनकी राय में पार्सल, दस्तावेज या जो चीज भी है उसको वांछनीय है कि डाक प्राधिकारी से
अपेक्षा कर सकता है कि उसकी तलाशी कराई जाए। ठीक है, ये जो मजिस्ट्रेट होता है, ये पुलिस कमिश्नर वगैरह होता है, डीएसपी वगैरह होता है, उसकी राय है कि जो पार्सल वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह है, उसकी डाक या प्राधिकारी की जिसकी अभिरक्षा में वो है, उसको अपेक्षा करता है कि उसकी तलाशी की जाए। जो उपधारा 1 जो होती है ना, ये वाली उपधारा, इसके अधीन जब तक जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई निर्देश ना दे। इसका मतलब ये हो गया कि जो मजिस्ट्रेट वगैरह होता है, पुलिस वगैरह होता है, अगर उनको लगता है कि भाई किसी डॉक्यूमेंट वगैरह है, इसकी जांच वगैरह की जानी चाहिए, तो वो कहेगा कि भाई डाक प्राधिकारों को किसकी तलाशी कराई जाए। या फिर क्या करेगा कि जो उपधारा 1 में मजिस्ट्रेट वगैरह दे रखे थे, डीएम वगैरह, सीजीएम वगैरह, सेशन कोर्ट वगैरह, इनको जब तक इनका ऑर्डर वगैरह नहीं आता तब तक उसको अपने पास में निरुद्ध रखे, मतलब अपने आप में सेफ रखे, उस चीज को, उस डॉक्यूमेंट को सेफ रखे। ये कौन रखेगा? डाक प्राधिकारी। ठीक है ना, सेव करके रखेगा, ये चीज बोल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है पार्ट बी। पार्ट ए में हमने समन के बारे में पढ़ा था, और पार्ट बी में हम करेंगे तलाशी वारंट। तलाशी वारंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीआरपीसी में कहां से कहां तक कवर कर रहा था? 93 से 98। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 96 की। ठीक है, तो ये जो तलाशी वारंट के संबंध में क्वेश्चन वगैरह आता है ना, ये बेसिकली मेंस में जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, मेंस का क्वेश्चन होता है ये, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो 96 है, इसके अंतर्गत कितने पॉइंट है? तो इसके अंतर्गत भी 3 पॉइंट है, मतलब इसमें 3 पॉइंट है जिसके अंतर्गत वो बता रहा है कि भाई तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट को देखो कि जब न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि वो व्यक्ति 94 और जो 95 अभी अभी हम पढ़ के जा रहे हैं कि 94 और 95 के जो 95 का जो सब क्लोज 1 है कि उसके अधीन कार्यवाही में कोई अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करता। ठीक है ना, मतलब 90 जो 4 था और 95 था, इसकी प्रोसीडिंग्स को पूरा नहीं किया जाता और न्यायालय को लगे कि भाई हमें नहीं पता कि ये संपत्ति किसके कब्जे में है, या फिर न्यायालय को लगे कि बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से नहीं होगी। इसका मतलब हो गया कि 94 और 95 की जो प्रोसीडिंग थी उसके अंतर्गत कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पेश नहीं होते हैं, न्यायालय को विश्वास हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता है। और जब न्यायालय को लगे कि किसी अननोन पर्सन के कब्जे में संपत्ति है, मतलब उसको नहीं पता कि संपत्ति किस व्यक्ति के कब्जे में है, और या फिर न्यायालय को लगे, कोर्ट को लगे कि जो बीएनएस के अकॉर्डिंग है, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग है, जांच यानी कि इंक्वायरी, विचारण यानी कि ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग की जो पूर्ति होगी वो साधारण तलाशी से होगी, मतलब जनरल सर्च करके या फिर निरीक्षण वगैरह करके उसका क्या किया जा सकता है, उस कार्यवाही को पूरा किया जा सकता है, तो वहां वह तलाशी वारंट को जारी कर सकता है। और वो व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है, मतलब जिसको वो वारंट वगैरह दिया जाएगा, जो आदेश वगैरह दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? तलाशी लेगा और क्या कर सकता है? उसका निरीक्षण वगैरह कर सकता है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? प्लेस के संबंध में बात कर रहा है कि भाई न्यायालय को सही लगे तो स्थान या विशिष्ट भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है। मतलब अगर न्यायालय को लगे कि भाई कौन सी चीज में हो सकता है वहां पे, तो वो एक स्पेसिफाई पार्ट को बोल सकता है कि भाई तुम उस जगह पे जाके उस समय पे तलाशी लोगे। कैसे? जैसे कि ये पूरा एरिया है और न्यायालय को लगता है कि ये वाला एरिया और ये वाले एरिया में तलाशी की जानी आवश्यक है, तो न्यायालय कहेगा कि भाई तुम इस जगह पे जाके तलाशी ले लो। इसके बाद बोल रहा है थर्ड पॉइंट कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में अगर कोई डॉक्यूमेंट है, किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए सशक्त है। तो कौन सशक्त है? इसलिए आ जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये वाला आ जाता है कि भाई इसके लिए तलाशी लेने के लिए डाक प्राधिकारी को वारंट जारी करने के लिए कौन सशक्त है? तो डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और सीजेएम होता है। ये क्या करता है? वारंट वगैरह जारी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। फिर आता है 97। तो 97 वही है जो कि है 94, 94 सीआरपीसी का।
अब ये बोल रहा है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। इसका मतलब सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉरगेट डॉक्यूमेंट ईटीसी। तो क्या क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत कि कौन कौन कैसे करेगा, मतलब कोई चुराई हुई संपत्ति वगैरह होगी तो उसको कैसे जारी किया जाएगा, कैसे सब प्रोसेस फॉलो होगा। तो देखिए कि यदि जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जो डीएम वगैरह होते हैं, एसडीएम हो गया हमारा और जेएम फर्स्ट हो गया, ये जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको इत्तला मिलती है, जानकारी मिलती है कि ऐसी जांच के बाद जिसे वो आवश्यक समझे, विश्वास करने का कारण है, मतलब डीएम एसडीएम जेएम फर्स्ट, इनको जानकारी मिली, फिर इन्होंने करी जांच, जांच करने के बाद इनको संदेह होता है, इनको विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान है, कोई प्लेस है जहां पर चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए, ठीक है, इसका मतलब हो गया चुराई हुई संपत्ति को रखने के लिए, कोई विक्रय वगैरह करने के लिए किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु क्या होती है, ऑप्शन प्रोडक्ट वगैरह होते हैं। तो ये कौन से होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई आपत्तिजनक वस्तु के जिसको कि ये धारा लागू होती है, कौन सी धारा 97 लागू होती है, निक्षेप विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसको, चुराई हुई संपत्ति को, ऑप्शन प्रोडक्ट्स को, इनको यूज ला रहा है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है मतलब वहां पे रखी हुई है। तो कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के द्वारा प्राधिकार दे सकता है। तो कोर्ट क्या करेगा, जो कांस्टेबल से ऊपर की व्यक्ति होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए चीज कि जो कांस्टेबल होता है, इससे ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसको प्राधिकार होगा किस चीज का, कि वो उसको वारंट के द्वारा ये प्राधिकार दे सकता है कि भाई क्या क्या किया जाएगा। तो देखिए मतलब कि चुराई हुई संपत्ति है, उसका विक्रय किए जाना है, ऐसा कुछ निक्षेप वगैरह किया जाना है, तो डीएम जो होगा, एसडीएम जो होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होगा, उनको इतना मिलती है कि ऐसी कोई चुराई हुई संपत्ति वगैरह है, तो वो क्या करेगा, कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का जो पुलिस अधिकारी होगा उसको वारंट के द्वारा यह अधिकार देगा कि उस स्थान पर प्रवेश करे, एंटर करे, यानी कि उसके बाद वहां पर सर्च वगैरह करे, तलाशी ले, और जो भी वस्तु वगैरह उसको मिले तो उसको अपने कब्जे में ले लेगा। कब्जे में लेके क्या करेगा, वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, अपने पास तो रख नहीं सकता पुलिस अधिकारी, क्या करेगा उस वस्तु का, जाके ले जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा या फिर उसको सुरक्षित स्थान पर रखेगा। सुरक्षित स्थान पर क्यों रखेगा, कि जब भी उससे मांगी जाएगी कि भाई तुम वहां सर्च वगैरह करने गए थे, क्या कोई प्रोडक्ट वगैरह तुमको मिला, तो वो उसको क्या करेगा, पेश कर देगा। और जो स्थान पर कोई व्यक्ति पाया जाता है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसके पास मिलती है चुराई हुई संपत्ति, अब ये चुराई हुई संपत्ति भी पुलिस ले लेगा और इस व्यक्ति को भी उठाकर लेके आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि ये आपत्तिजनक वस्तु क्या होती है, ऑप्शन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है हमारे लिए कि आखिर आपत्तिजनक वस्तु होती क्या है। ऑप्शन प्रोडक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स जो होते हैं, वो डिफाइन किए गए हैं 97 के क्लॉज 2 में। तो सबसे पहला जो आता है इसके अंतर्गत वो आता है कूटकृत सिक्का, काउंटरफिट कॉइन जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है धातु खंड। धातु खंड क्या होते हैं, जैसे मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं ना, और वो भी बेसिकली क्या बताया है इन्होंने कि जो धातु टोकन अधिनियम होता है, धातु टोकन अधिनियम, ये चलता था हमारे सीआरपीसी में, लेकिन अब जो हमारे आगे है ना बीएनएसएस में आता है सिक्का निर्माण अधिनियम 2011। तो सिक्का निर्माण अधिनियम जो 2011 है उस, या फिर जो सीमा शुल्क अधिनियम है 1962 का, उसका जो सेक्शन 11 है उसके अंतर्गत जो धातु खंड वगैरह घोषित किए गए हैं उनकी बात कर रहा है। फिर इसके बाद बोल रहा है कूटकृत करेंसी नोट या स्टाम्प, इसका मतलब हो गया काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टाम्प्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है। फिर इसके बाद कहा जाता है कूटरचित दस्तावेज, फिर आ जाती है नकली मुद्राएं जिनको कि बोलते हैं फॉल्स सील्स, और इसके बाद जो बीएनएस होती है हमारी भारतीय न्याय संहिता होती है 2023, उसकी जो धारा है 94, उसमें बताएगी जो अश्लील वस्तुएं होती हैं, ऑप्शन वस्तुएं जो होती हैं उनके बारे में बात किया गया है। और फिर इसके बाद बोल रहा है कि ये जो सारे पॉइंट दे रखे हैं इनके लिए
इनको बनाने में जो यूज करने के लिए कोई सामग्री वगैरह होती है, उपकरण वगैरह यानी कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, इनको जो प्रयोग में लिया जाता है उसकी बात कर रहा है कि ये भी आपत्तिजनक वस्तुओं में आती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की। अब आ जाता है 98। 98 कह रहा है कुछ प्रकाशनों के संप्रहत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। इसका मतलब हो गया पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर सेम। इसका मतलब होता है कि भाई ये वही सेक्शन है जो कि है 95 हमारे सीआरपीसी का। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कुछ प्रकाशनों को यानी कि पब्लिशर्स को। तो इसके अंतर्गत होता है कि भाई राज्य सरकार जो होती है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, उसको पता चलता है कि जो समाचार पत्र है, कोई पुस्तक वगैरह है जो कोई मुद्रित हुई है, तो उसको क्या हो गया, इसका मतलब कोई प्रिंट हुई है, पब्लिश वगैरह हुई है, या फिर जो बीएनएस के सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295, 299 के अधीन दंडनीय है। तो ये तो आपका होमवर्क है, जैसे कि आप जानते हैं कि सब कुछ मैं नहीं करूंगी, कुछ आप भी करेंगे। सब कुछ कंटेंट तो मैं ही लेके आ रही हूँ ना, तो आप भी तो कुछ करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये जाके करेंगे। कोई भी कमेंट में मेरे को आंसर नहीं दे रहा है। मैंने कई बार बोला आप कमेंट में मुझे इसके सेक्शंस लिख के भेजिए, है ना। कमेंट में दूसरी बात करेंगे, ये वाली गलती रह गई, वो वाली गलती हो गई, है ना, वो सब चीज करते हैं। लेकिन ये नहीं लिखेंगे कि होमवर्क दिया था, कि कमेंट बॉक्स में कोई सेक्शन पढ़ने के लिए बोला था। एक बार मैंने निश्चयक सबूत का भी लिख के भेजा था, लेकिन किसी व्यक्ति ने कोई कमेंट नहीं भेजा कि हाँ निश्चयक सबूत के ये सेक्शन हो सकते हैं, उसके बीएनएस के अंदर कौन से सेक्शन है, बीएनएसएस के अंतर्गत क्या सेक्शन है। मैंने कई बार होमवर्क दिए ये वाले, लेकिन किसी ने कमेंट बॉक्स में इस तरीके के आंसर नहीं दिए। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ये वाला होमवर्क दे रही हूँ कि भाई आप इसके सेक्शंस देखिए कि क्या क्या सेक्शंस हो सकते हैं, और इसको एक तरीके से चार्ट बना के रखिए। इसी के पास में आप लगा सकते हैं कि भाई हाँ हाँ ये सेक्शन ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है नोटिफिकेशन के द्वारा जारी कर सकती है कि वो व्यक्ति कहीं भारत में मिले, उसे वो अभिग्रहित कर सकता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के पास अगर राज्य सरकार को पता चलता है कि कोई समाचार पत्र वगैरह है, न्यूज़पेपर वगैरह है, कोई पुस्तक वगैरह है, यानी कि बुक वगैरह है, कोई मुद्रित हुई है, प्रिंट हुई है, पब्लिश हुई है, या फिर जो बीएनएसएस के दिए गए सेक्शन के अंतर्गत दंडनीय है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी नोटिफिकेशन के द्वारा कहेगी कि वो भारत में कहीं पे भी मिले, पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर उसको सीज कर सकता है, और मजिस्ट्रेट या उप निरीक्षक किसी पुलिस अधिकारी को वो उस चीज को लेने के लिए प्रवेश और तलाशी का वारंट भी दे सकता है। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको कहेगा, या फिर उप निरीक्षक जो होता है पुलिस अधिकारी को कहेगा कि भाई मैं तुम्हें वारंट निर्दिष्ट करता हूँ, तुम जाके प्रवेश कर सकते हो और तलाशी दे सकते हो। फिर ये बोल रहा है कि भाई जो पुस्तक होती है इसका अर्थ क्या होगा। तो इस सेक्शन यानी कि 99 और 98 के अंतर्गत समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर और पुस्तक यानी कि किताब विताब जो बुक वगैरह होती है, उसका वही अर्थ होगा जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में है। ठीक है, और दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में क्या क्या शामिल है, कोई रंग चित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, फोटो चित्र या अन्य दृश्य रूपण वगैरह जो भी होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स यानी पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो इसका बोल रहा है कि इसके अंतर्गत यानी कि सेक्शन 98 के अंतर्गत जो आदेश वगैरह दिया जाएगा, कार्यवाही वगैरह की जाएगी, उसको 99 के अंतर्गत ही प्रश्नगत किया जाएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्शन वगैरह किया जाएगा वो 99 के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। ठीक है, अब 99 की बात करते हैं। 99 कहता है कि संपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन, यानी कि यहाँ किया जा रहा है हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा रही है। क्या होता है, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। क्या ये वाला पॉइंट हम सीआरपीसी में भी देख के आए थे? जी हाँ, तो बिल्कुल 96 आता है सीआरपीसी का, वो सेम बात करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है
किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसका जो डिक्लेरेशन वगैरह होता है, घोषणा वगैरह होती है, वो 98 के अकॉर्डिंग करी गई है और उसका उस प्रॉपर्टी में कोई हित है। मतलब इसका इस पुस्तक में, समाचार पत्र वगैरह में अगर कोई हित है, घोषणा के राजपत्र में, मतलब ऐसी जो घोषणा वगैरह की गई है वो गजट में जारी होने की तारीख से 2 मास के अंतर्गत हाई कोर्ट के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। तो 2 मास हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डेट टाइम वगैरह जो होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है और एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो किसी पुस्तक या फिर समाचार पत्र जो 98 के अंतर्गत घोषणा करने के लिए कहा गया है, उसमें किसी व्यक्ति का हित है और उसको लगता है कि भाई मुझे इसके संबंध में आवेदन करना चाहिए, तो जो नोटिफिकेशन जारी होगा उस तारीख से 2 मास के अंतर्गत हाईकोर्ट में आवेदन करेगा। क्या कहेगा कि ये जो आधार पुस्तक वगैरह, जो डॉक्यूमेंट वगैरह है जिसके लिए घोषणा की गई है, वो 98 का जो क्लोज 1 था ना, उससे रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो आवेदन करेगा। और जब आवेदन करेगा तो जो हाईकोर्ट की पीठ सुनेगी वहां पे 3 या अधिक न्यायाधीश होंगे। वहां आवेदन विशेष न्यायालय की पीठ के द्वारा सुना जाएगा। स्पेशल जो हाईकोर्ट की पीठ होगी उसके द्वारा ऐसा आवेदन वगैरह सुना जाएगा। अब बोल दिया भाई हाईकोर्ट में 3 से कम न्यायाधीश है, तो वहां की जो विशेष पीठ होगी वो सारे न्यायाधीश से मिलकर बनेगी। 3 से कम है तो कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गए। अगर ऐसे हैं तो उनके सबके द्वारा ही उनको विशेष पीठ माना जाएगा। और अगर उस डॉक्यूमेंट के संबंध में, उस पुस्तक के संबंध में कोई क्या है, उसके पास एविडेंस वगैरह है, तो वो भी वो पेश कर सकता है कि भाई ये चीज सही है। और इसके बाद 98 एक्ट के बाद के संबंध में जो हाई कोर्ट होगा उसको अगर कोई समाधान नहीं होता, मतलब वो ये जो चीज हुई, ये जो प्रोसेस हुआ उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो संप्रहरण की घोषणा को अपास भी कर सकता है। ठीक है। 91 के 91(1) के बाद के संबंध में हाई कोर्ट को कोई समाधान नहीं होता है, तो वो संप्रहरण की घोषणा को, जो फोर फीचर वगैरह किया गया है, उसकी घोषणा को अपास कर सकता है, खत्म कर सकता है। फिर ये बोल रहा है कि भाई अगर ये जो न्यायाधीश वगैरह थे, अगर इनमें किसी तरीके का डिफरेंशिएट होता है, मतभेद होता है, तो जो बहुमत होता है, बहुमत मतलब इसका मतलब जो सब न्यायाधीश होंगे उनकी जो, जैसे कि मान लीजिए 5 न्यायाधीश हैं, 5 में से 3 ने एक बात कही, 2 ने अलग बात कही, तो ये जो बहुमत की राय होगी ना 3 लोगों की, इनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए 100 वाला सेक्शन। 100 क्या बोल रहा है कि सदोष परिरोध व्यक्तियों की तलाशी, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध किया गया है, उस व्यक्ति की तलाशी के बारे में बात करता है। जो डीएम वगैरह होता है, हमारा जिला मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम होता है, उपखंड मजिस्ट्रेट होता है, या फिर जेएम फर्स्ट होता है, इसको विश्वास हो गया कि भाई परिरुद्ध व्यक्ति ने, कि जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, इसको परिरोध किया गया है। परिरोध के मतलब बंद किया गया है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। और ये जो परिरोध होता है ये अपराध आता है। अपराध कहाँ पे आता है, बीएनएस के अंतर्गत आएगा। बीएनएस में अपराध होता है ना सदोष परिरोध का, जो हम आईपीसी में भी पढ़ते थे। कंपेयर करेंगे आप लोग इन सेक्शन को कि कौन सा सेक्शन था, ये वाला और ये वाला। ठीक है। तो कह रहा है कि वो तलाशी वारंट जारी करेगा और जिस व्यक्ति को वो वारंट निर्दिष्ट किया जाएगा, पुलिस अधिकारी या जिस व्यक्ति को वो निर्दिष्ट किया जाएगा कि भाई उस स्थान पर जाके तलाशी लो, तो वो व्यक्ति वहां पे जाके तलाशी ले सकता है। और अगर वहां पर ये परिरुद्ध व्यक्ति मिल जाएगा तो इसको तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष, यानी कि जल्दी से जल्दी जो मजिस्ट्रेट के समक्ष वो पेश करेगा। और जो मजिस्ट्रेट होगा वो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए इसका ऑर्डर जारी करेगा। देखिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भी आपको समझ में नहीं आ रही हो। डीएम है, एसडीएम है, उनको विश्वास है कि कोई व्यक्ति परिरुद्ध है और वो जो परिरोध किया गया है वो इस तरीके का है कि वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो वारंट जारी करेगा किसी व्यक्ति को, पुलिस अधिकारी को। वो व्यक्ति क्या करेगा, वो वहां जाएगा, तलाशी लेगा और व्यक्ति मिल जाएगा तो उसको तुरंत क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऑर्डर वगैरह जारी कर देगा। बात खत्म हो गई 100 की। अब हम बात करेंगे 101 की। ऐसे कह रहा है अपहृत स्त्रियों को वापस करने के, विवश करने की शक्ति, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्ट फीमेल्स। क्या ये सेक्शन हमारी सीआरपीसी में भी था? जी बिल्कुल था। कहाँ पे था? 98 में। क्या बोलते हैं, देख देखिए ये जो प्रोविजन लिख रहा है ना सामने, ये स्त्री 18 वर्ष वाली बात, ये वाली बात क्या थी, ये हमारे सीआरपीसी में थी। डी, ये जो एज वगैरह डिफाइन की गई थी ना,
ये बेसिकली हमारे सीआरपीसी के प्रोविजन है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, तो बीएनएसएस में क्या है, कोई एज वगैरह डिफाइन नहीं कर रखी और सीधे बोल रखा है कि किसी महिला या किसी बालिका के, यानी कि अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द एब्डक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ वुमेन और अ फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पे कोई वो एज वगैरह नहीं दे रखी है, तो किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने के या विधि विरुद्ध रूप से निरुद्ध रखे जाने पर, शपथ पर परिवाद किए जाने पर क्या होगा इसके अंतर्गत, किसी बालिका को, किसी लड़की को, फीमेल को विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए, मतलब ऐसा प्रयोजन है, ऐसा इंटेंशन है जो कि सही नहीं है, विधि के विरुद्ध है, उसको निरुद्ध रखा जाता है, यानी कि कब्जे में रखा जाता है, बंद रखा जाता है। ऐसा करने पर जो डीएम होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम यानी कि उपखंड मजिस्ट्रेट, या फिर जेएम फर्स्ट, एसडीएम और जेएम फर्स्ट क्या करेगा, शपथ पर परिवाद किए जाने पर, देखिए यहाँ पे क्या की जा रही है, कंप्लेन की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए कि इस वाले पॉइंट पे की जा रही है कंप्लेन। ठीक है, निम्न आदेश देगा, मतलब ये जो नीचे दिए गए हैं ये ऑर्डर्स देगा। क्या करेगा, स्त्री को तुरंत छोड़ दिया जाएगा, मतलब जैसे ही उसको ऐसे मतलब कब्जे में लिया उसको, तो जैसे पता चला कि भाई उस व्यक्ति को कब्जे में ले लिया गया है, उस महिला को कब्जे में ले लिया गया है और उसको पता चल जाता है, तो कहेगा कि भाई स्त्री को तुरंत छोड़ दो। और उसके बाद उसको, अगर बालिका है, बच्ची है, तो उसको उसके माता पिता या फिर उसका कोई संरक्षक वगैरह होता है, गार्जियन वगैरह होता है, या कोई विधिपूर्ण भार साधक होता है जिसके पास वो पहले रहा करती थी, तो उसको उसके पास वापस भेज दिया जाएगा। और कोई इसका विरोध करता है तो आदेश के अनुपालन में, मतलब उस लड़की को वापस लेने के लिए बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली बात बोली जा रही है 101 के अंतर्गत। तो आज हमने चैप्टर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। अब हमें इसके आगे के पार्ट्स को पढ़ने के लिए, जो कि सी और डी हैं, इनको पढ़ने के लिए हमको लाना पड़ेगा पार्ट 2। पार्ट 2 लेके आएंगे तो हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई आपको कैसा लग रहा है। और उसके अलावा आप इस कंटेंट्स को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। पूरा देखेंगे नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये जो हमारे नए एक्ट्स हैं ये बिल्कुल नए हैं, तो इससे क्या होता है, सब लोगों को इसकी जानकारी मिलना जरूरी है। सीआरपीसी हम बहुत टाइम से पढ़ के आ रहे हैं, आईपीसी हम सब लोग जानते हैं, जब से हम एलएलबी करना शुरू करें हमको सब कोई चीजें आती है, आईपीसी यही है। लेकिन जो नए एक्ट हैं हमको मिल रहे हैं कि भाई हमको आसानी से कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको पूरा देखना चाहिए जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको पूरा देखना है, वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मिलना है नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।